हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास इन हिंदी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हमने चैप्टर 2 का 2.1 HTML हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रैक्टिस वीडियो डल चुका है। और अब ये चैप्टर 2 का टॉपिक 2 है, जिसमें हम एडवांस CSS3 हम आपको बता रहे हैं। एडवांस CSS3 के लिए क्यों हमारे पास ऐसी HTML में प्रॉब्लम आई कि हमने एडवांस CSS3 बनाया। प्रॉब्लम ये आई कि HTML में हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को लगा कर हमें हर एक जगह पे उसकी कोडिंग बनानी पड़ रही थी, जैसा कि मैंने उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशंस में बताई थी। बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से CSS3 उसमें इंट्रोड्यूस की गई। तो जब CSS3 इंट्रोड्यूस की गई, उसके CSS कोड में क्या प्रॉब्लम्स आती थी वो मैं आपको आज CSS3 में आपको मैं बताऊंगा। सेम मैं विजुअल स्टूडियो की वही पुरानी फाइल HTML वाली ओपन कर लेता हूँ और आउटपुट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आउटपुट ओपन कर लिया, कोडिंग पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर मुझे बोल्ड करना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक जगह बोल्ड करा है। अगर किसी एक वर्ड को बोल्ड करना है तब तो ठीक है, या स्ट्रॉन्ग करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तब तो ठीक है। लेकिन अलग अलग पैराग्राफ की अलग अलग डेफिनेशन देना है, या मेरे को जितने भी नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं, हज़ारों वेब पेजेस हैं, या एक ही वेब पेजेस में जितने भी पैराग्राफ हैं उसकी एक डेफिनेशन डिफाइन करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, हर एक की मुझे डेफिनेशन यहाँ पर देना पड़ता था। हर एक की डेफिनेशन यहाँ पर प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता था। कोई मेरे पास सेंट्रलाइज कोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो जब सेंट्रलाइज कोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो CSS3 इंट्रोड्यूस की गई, कि जिसमें CSS डिफाइन कर सकते हैं आप, मल्टीपल CSS डिफाइन कर सकते हैं। CSS डिफाइन करने के लिए उनने 3 तरीके से CSS डिफाइन करने का ऑप्शन बताया। सबसे पहला तरीका जो इनलाइन था, इनलाइन मतलब आप इनलाइनली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक इनलाइन पैराग्राफ, इनलाइन स्टाइल डिफाइन कर सकता हूँ। ये मैंने इनलाइन का एट्रीब्यूट लगा के आप डिफाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट करके आप डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे टाइप ऑफ CSS के कोड होते हैं। बहुत सारे होते हैं CSS के कोड। कौन कौन से CSS को कोड होते हैं? स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये होता है कलर, एक छोटा सा कोड होता है कलर। कलर मतलब जो भी चीज़ दिख रही है उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर डिफाइन करना है। हम कोई प्री डिफाइंड कलर ले सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, वायलेट, ब्राउन। मैं ब्राउन ले लेता हूँ। सेमी कॉलन एंड। ठीक है। दूसरा होता है बैकग्राउंड कलर ले सकता हूँ मैं, ये कॉमन है। बैकग्राउंड कलर ले सकता हूँ, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर, दोनों चीज़ें दे सकता हूँ, है ना। बैकग्राउंड कलर हो सकता है। आप जब भी अगर एक बेसिक में अगर बात करते हैं तो बेसिक में आपको यही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आएंगी कि आपको ये बैकग्राउंड कलर ले लिया, है ना। और क्या हो सकता है, अगर मुझे इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर, बॉर्डर डिफाइन करना है, बॉर्डर का बॉर्डर कलर हो सकता है, बॉर्डर की विड्थ हो सकती है। तो सबसे पहला आता है कि बॉर्डर किस स्टाइल का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड चाहिए, डॉट डेटेड डेज चाहिए, डॉटेड चाहिए, जिस भी तरीके का चाहिए, डबल चाहिए। तो मैंने इसको एक सॉलिड दिया। सॉलिड के बाद आपको उसकी मोटान कितनी होगी, 1px या 2px, और कलर क्या होगा, और सेमीकॉलन स्टॉप। ठीक है। अब इतने का मैं आउटपुट देखता हूँ, मेरा क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, मैंने कलर क्या दिया, ब्राउन, और क्या उस पर बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को फॉन्ट्स से रिलेटेड अगर कुछ उसमें मेंशन करना है, तो फॉन्ट्स में कौन कौन से होते हैं फॉन्ट्स, फॉन्ट्स में फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट्स फैमिली में कौन सा, जैसे मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, ल्यूसीडा साइंस कर देता हूँ। ये सेट ऑफ फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर वर्डाना यूज़ करता हूँ, या और भी आपको देखना हो मोनोटाइप कर्सिव, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, है ना। ये मैंने स्टॉप कर दिया। फिर अगर मुझे उसको बोल्ड करना हो तो फॉन्ट वेट होता है।
ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्डर कर दिया। फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये इसका आउटपुट आया, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, सब कुछ स्टाइल हो गया। अब सेम कंडीशन, अगर हम इनलाइन अगर कोडिंग हमें बहुत ज़रूरी होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत हमें अननेसेसरी कोड अगर हमारा मतलब जो स्टाइलिंग है वो सिर्फ उसी टेक्स्ट पे अप्लाई होना है तो हम उसको इनलाइन कर देंगे। उसके अलावा कहीं भी उसका टेक्स्ट का, उसकी सीएसएस, उसकी स्टाइलिंग किसी और पैराग्राफ में या किसी और टैग में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हम उसको इनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टैग्स में सेम अगर स्टाइलिंग अगर फॉलो हो रही है तो हम उसको इनलाइन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सीएसएस आई ही इसलिए कि आप एचटीएमएल टैग्स में उसकी सीएसएस की या उसकी डिज़ाइनिंग की कोड्स आपको मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल टैग्स पे अलग अलग डिफाइन ना करना पड़े। मीन्स कि अगर मुझे ये सेकंड नंबर के पैराग्राफ पे भी सेम स्टाइलिंग लेनी है तो मुझे यहाँ पर सेम स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर उसको टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी स्टाइलिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमें स्टाइलिंग इनलाइन ना लिखना पड़े, वो एक जगह सारी स्टाइल शीट्स हम स्टाइल को डिफाइन कर सकें। अब सेम स्टाइलिंग को आप ऑन पेज भी कर सकते हैं। ऑन पेज मतलब अब हमारे पास एक वेब पेज है जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, बहुत सारे हेडिंग्स हैं, बहुत सारे हेडिंग 1 हैं, हेडिंग 2 हैं, बहुत सारे हेडिंग 6 हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं सबका। और तो हमें सबके अलग अलग हर एक पे जा के हमें इनलाइन कोडिंग लिखनी पड़ेगी, या इनलाइन हमें जस्ट जब सीएसएस नहीं था तो हमें एचटीएमएल के थ्रू उस पर फॉन्ट्स और ये स्टाइलिंग वगैरह ये सब चीज़ें हमें उस पर एट्रीब्यूट्स के फॉर्म पे डालना पड़ता था। तो अब हमारे पास एक सीएसएस एक पावर आ गई है कि सीएसएस में क्या होगा कि आपको हर एक का इंडिविजुअली डेफिनेशन नहीं करना, और ना ही स्टाइल को, मतलब सीएसएस का भी आपको इंडिविजुअली डेफिनेशन नहीं करना। उसको ऑन पेज पे ही, उसी पेज पे आप सिंगल जगह पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जिसके लिए हेड टैग में सब टैग होता है स्टाइल, वहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। वहां पर डिफाइन करने का क्या मेथड है, ये स्टाइल मेथड दिख रही है, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हमको बताना होगा कि टैग के अनुसार हम बता सकते हैं। टैग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जो भी हमारा टैग की डेफिनेशंस क्या होंगी। कि जैसे मैंने यहाँ पर टैग का दे दिया कि कलर ब्राउन, और ये हमने उसको दे दिया बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट। ठीक है, अब हमारे जितने भी पैराग्राफ होंगे वो इसी डिज़ाइन में दिखेंगे। देखिए जितने भी पैराग्राफ हैं ऑटोमेटिक वो सबका डिज़ाइन एक हो गया। मतलब हम इंडिविजुअली जो हर एक पे डिफाइन कर रहे थे जो सीएसएस, वह हम हर एक पे डिफाइन ना करके हमने एक जगह डेफिनेशन दे दी, उसका जितने भी पी टैग्स वाले जितने हैं वो सब ऑटोमेटिक वो उस चीज़ में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम H1 का डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पूरे कोड में जहां जहां H1 होंगे हम उन सब का दे सकते हैं। अभी हमारा हेडिंग 1 का साइज क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब हेडिंग 1 का साइज क्या होगा, ठीक है, फॉन्ट साइज और कर देता हूँ, इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, लार्जर या एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन करके रखा है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। तो अब हमें इसकी जगह हम अलाइन लेफ्ट वाला अलग स्टाइल में दिखे तो हम पी की एक क्लास ले ली हमने, पी डॉट क्लास लेफ्ट। जितने भी लेफ्ट अलाइनमेंट वाले जितने भी होंगे उनको हमें क्या करना है, पी डॉट राइट वाले जितने होंगे उनके साथ हमें क्या करना है, और पी डॉट सेंटर मतलब पैराग्राफ के जिनकी क्लास लेफ्ट राइट सेंटर अगर डिफाइन है तो उसके साथ क्या करना है, उनकी भी हम डिज़ाइन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सेम एज इट इज़ अगर हमें एक ले लेता हूँ, ले लिया, लेकिन मुझे इधर मैंने क्लास कर दिया।
अब बहुत सारे, आपने बहुत बड़ी एक वेब पेज ऐसे है, वेब पेज है, और उसमें आपने बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो बहुत सारे लेफ्ट्स के होंगे, बहुत सारे राइट के होंगे, बहुत सारे सेंटर्स के होंगे। तो इंडिविजुअली के साथ हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट का लेफ्ट होगा, ठीक है। अब हमें अलग अलग करना है इसका, लाइन हाइट ना करके इस पे सेम बॉर्डर देके, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। बॉर्डर टेस्ट 4px और हैश सेम, राइट पे भी हम डेफिनेशन देंगे और सेंटर पे भी डेफिनेशन देंगे। टेक्स्ट लाइन राइट पे राइट हो जाएगा और इस पे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इनके हम कोड चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब मेरा एक पैराग्राफ पहले से आ रहा था, अब देखिए अब ये 3 पैराग्राफ अलग अलग होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। अब जितने भी मेरे लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट वाले होंगे वो ऑटोमेटिक उनकी स्टाइलिंग हमारी चेंज हो जाएगी। मीन्स आपको हम यहाँ पर क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअली। अब हमें सिर्फ क्लास डिफाइन करना है और वो चीज़ है ना आ जाएगी। क्लास डिफाइन करना है और जितने भी लेफ्ट क्लास वाले होंगे, पी क्लास होंगे, वो ऑटोमेटिक सब में चेंज हो जाएंगे। हम क्लास किसी में भी ले सकते हैं, क्लास एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब जो क्लास हमने h1 लिया, अब हम टैग की क्लास, मतलब पी टैग और पी टैग की क्लास है, हम डायरेक्ट भी क्लास ले सकते हैं। डॉट, डायरेक्ट भी डॉट लगा के क्लास लगा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्लास ले लेता हूँ कस्टम। कस्टम, जहाँ पर हम कस्टम टैग लगा देंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम एक चीज़ कर देते हैं कि बहुत सारे तरीके के से हो सकते हैं जहाँ पर हम डिफरेंस कर सकते हैं कि उनका जो उनका जो पैडिंग है या मार्जिन है। पैडिंग, पैडिंग क्या होती है, जो कंटेनर बॉक्स है, कंटेनर बॉक्स की जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जो टेक्स्ट है वो कितनी दूरी पे दिखेगा, उसका जो कंटेंट है वो कितनी अपने आप को इस लेवल पे शेयरिंग करेगा, तो उस बॉर्डर से दूरी हो जाएगी, मतलब 10px। और मैंने एक और दे देता हूँ मार्जिन। मार्जिन मतलब कंटेनर ही कितनी दूरी पे आएगा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं इस कस्टम क्लास को जहाँ जहाँ डिफाइन करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, h3 में डिफाइन कर दूँ क्लास कस्टम। अब क्लास कस्टम में जहाँ जहाँ डिफाइन कर दूंगा वहाँ वहाँ वो चीज़ उस पर्टिकुलर पे अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग 3 पे मैंने कस्टम डिफाइन किया था और ये देखिए इस पे मैंने कस्टम डिफाइन किया था। कंटेनर, मार्जिन मतलब आपके कंटेनर, पेरेंट कंटेनर से कितनी दूरी पे वो कंटेनर डिस्टेंस बनाएगा, और पैडिंग का मतलब कंटेनर के अंदर जो कंटेंट होगा वो कंटेनर बॉक्स से कितनी दूरी पे डिस्टेंस बनाएगा। डेट इज़ द पैडिंग और डेट इज़ मार्जिन। इसी तरीके से हज़ारों लाखों CSS होती हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का आपको सैम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको गूगल से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आपको किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है, किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर चीज़ की जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपको उसके बारे में पता चलता चला जाएगा। आपको क्या करना है वो आप गूगल पे सर्च करिए, CSS लिख के गूगल पे सर्च करिए। कुछ भी आप XYZ जो भी आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं गूगल में ओपन कर लेता हूँ, CSS लिखूंगा। अब उसके क्या आपको करना चाह रहे हैं, जैसे मेरे को ग्रेडियंट करना है, ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये आ गया ग्रेडियंट का जनरेटर दिखा रहा है, या W3 स्कूल पे ग्रेडियंट पढ़ना बता रहा है कि आप ग्रेडियंट इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने ग्रेडियंट लिखा, ये आया, इसका कोड जनरेट हो गया, कहाँ पर है, ये आ गया इसका कोड। ये मैंने कोड लिया, ये कॉपी करा और मैं वहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि जहाँ पर भी कस्टम अगर लिया गया है तो वो यहाँ पर ये कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आपको रिसर्च, आपको जरा से एग्जांपल्स पे, ये देखो ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो गया, ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो गया। तो आपको हर चीज़
आपको फिंगर टिप पे मिलेगी, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैं CSS की एनिमेशन देखना चाहता हूँ, CSS एनिमेशन, तो आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ का एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे एक मैं यहाँ पर CSS का एनिमेशन का मैंने ले लिया, मैं उसी कस्टम पे ही मैं ये डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये मैंने कस्टम पे सेम एनिमेशन डिफ़ाइन कर दिया और ये की फ्रेम ले लिया। क्या बोल रहा है ये एनिमेशन कि इस कस्टम पे कि उसका वेट और हाइट इतनी हो, बैकग्राउंड कलर इतना हो, वेट और हाइट में हटा सकता हूँ, कोई सेंस नहीं है। बैकग्राउंड कलर नहीं लेना है क्योंकि हम ले चुके हैं। एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन दे दिया। की फ्रेम एट द रेट एग्जाम्पल, हमने की फ्रेम बनाया ना, एनिमेशन नेम एग्जाम्पल, की फ्रेम एग्जाम्पल फ्रॉम टू क्या करना है, रेड टू येलो, 4 सेकेंड्स का ड्यूरेशन लेना है। तो ये अब मैं इसको आउटपुट रन करके देखूंगा। इट मीन्स कि आपको CSS को है ना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर, हमें बैकग्राउंड कलर हटा के देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा कब से कब क्या हो रहा है। ये देखो हुआ 4 सेकेंड, रेड टू येलो फिर वाइट हो गया, मतलब फ्रॉम टू मतलब रेड टू वाइट। ठीक है, ऐसे ही इसमें कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एनिमेशन। ठीक है, इनफाइनाइट लगा दिया। तो इस तरीके से हर चीज़ की आपको कोडिंग गूगल पे मिल जाएगी, या आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसको ना ही पढ़ना है, ना ही एजुकेट होना है, ना ही उसको लर्न करना है, ना ही उसको रट्टा मारना है। आपको जब जैसी नीड पड़ती चली जाएगी, आपका नॉलेज एक्सपांड होता चला जाएगा, आप ऑटोमेटिक नए टैग्स, नए उसकी कोडिंग्स आप ऑटोमेटिक सीखते चले जाएंगे। तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप HTML के टैग्स और CSS के टैग आप रट्टा मारें, याद करें। सब चीज़ आपको गूगल पे मिलेगी। इसी में और मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। जैसा कि हमने CSS क्यों लेकर आए, क्योंकि गार्बेजिंग अगर हो रही है तो CSS लेकर आए हैं हम, जिसमें मल्टीपल टाइम्स हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम उसकी स्टाइलिंग कर रहे थे, डिज़ाइनिंग कर रहे थे, हर टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर रहे थे और डिज़ाइनिंग कर रहे थे। तो हमने उसी में एक्सटेंड करके हम क्या चीज़ लेकर आए कि भाई साहब अब आप CSS को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और उस कोड को इंडिविजुअली ना डिफ़ाइन करके उस कोड को एक जगह डिफ़ाइन करके आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज अगर मुझे HTML के जो ये HTML का एक सिंगल पेज है, अब हमें HTML के मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, मल्टीपल अगर पेजेस हैं तो क्या करेंगे। तो हर एक में क्या आप ये ऊपर जो हमने CSS डिफाइन करा है ये हम हर एक में ले जाके कॉपी पेस्ट करेंगे स्टाइल टैग को, या हम उसको कहीं डिफाइन करेंगे। सिंपल सी बात है कि हम इसको एक जगह डिफाइन कर देंगे। अब आप चाहे हमारे लाखों HTML पेजेस हों, चाहे लाखों HTML टैग्स हों, वो हमें उस सिर्फ उस फाइल का सिर्फ रेफरेंस लेना है, जस्ट रेफरेंस। तो अगली फाइल कौन सी क्रिएट हो जाती है, न्यू फाइल करूंगा, फाइल। अब हमें क्रिएट करनी है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में क्या करना है, हमें ये स्टाइल्स को डिफाइन कर देना है। ये हमने स्टाइल उठाया और अब हमारा स्टाइल टैग हम इंडिविजुअली पेज पे डिफाइन नहीं करेंगे, इंडिविजुअली स्टाइल पे डिफाइन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको मुझे सेव करना है, इसको मुझे सेव करना है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब स्टाइल डॉट सी एस एस का मुझे यहाँ पर रेफरेंस लेना है। क्या लेना है, उसका मुझे रेफरेंस लेना है, ताकि वो जो भी उसके अंदर जो स्टाइलिंग है वो ऑटोमेटिक इस पेज पे अप्लाई हो जाए। तो मैं जिस जिस पेज पे लगाता चले जाऊँगा उस पेज पे वो ऑटोमेटिक रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता चले जाएगा। ठीक है, अब मैंने उसको स्टाइल, सॉरी, स्टाइल टैग लगाना है।
हम्म अब आपको उस CSS का आपको इधर पे लिंक करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूँ लिंक, तो लिंक टैग आ गया। ठीक है, लिंक टैग मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। उस लिंक टैग को उस CSS की लोकेशन देनी है। क्या देनी है? लोकेशन। लोकेशन के लिए href टैग, और वो कहाँ पर है? जहाँ पर ये मैंने HTML सेव किया वहीं पर ये है, तो मैं सीधे यहाँ पर उसको दे दूंगा style.css। हमने सिस्टम को बताया कि आपको ये वहीं मिलेगा जहाँ थी। ठीक है, फिर सेल्फ क्लोजिंग भी दे सकता हूँ और ये भी दे सकता हूँ, वो तो ऑटोमेटिक सेल्फ क्लोजिंग ही होगा। अब लिंक पे एक एरर दिखा रहा है, मिसिंग अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट रिलेशन। ठीक है, REL रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, हम यहाँ पर क्या चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं वो हम इसको बताएंगे कि डेट इज स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट। अब हम आउटपुट देखते हैं हमारा क्या होता है। सेम आउटपुट, कोई फ़र्क नहीं है आउटपुट में, सेम आउटपुट। हम अब हर जितने भी HTML पेजेस होंगे बस उसमें हमें ये स्टाइल को, रेफरेंस को, इसको यूज़ करना है। और हम जैसे ही उस पर्टिकुलर पे हम उसको डेफिनेशन को चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे ऑटोमेटिक सब जगह पर जितने भी हज़ारों लाखों वेब पेजेस होंगे वहाँ पर सब जगह डिफाइन होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए हुआ, सिंपल एट वर्क। अब हमने HTML में और CSS में दोनों में ही एक चीज़ सीखी थी, डोम एक कंसेप्ट है ना, डिफाइन हुआ था। डोम एक एक्सपीरियंस में आया था कि भाई आप डोम देख सकते हैं। डोम क्या चीज़ होती है? जहाँ पर आप अपने आउटपुट्स को देख सकते हैं डोम के अंदर। तो हम डोम कैसे देखेंगे? मैं अपना आउटपुट ओपन कर लेता हूँ, मैंने आउटपुट ओपन कर लिया। डोम देखने के लिए फायरफॉक्स के अंदर सीधे राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया, तो यहाँ पर आपका डोम आ जाएगा। डोम मतलब आपका आउटपुट HTML क्या आया, आउटपुट HTML करने के बाद क्या आया वो हम डोम के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई टैग्स में एरर है तो वो यहाँ पर डिफाइन कर देगा। हमारा कोई प्रॉपर कोई चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है वो हमें डोम में दिख जाएगी। डोम के अंदर अगर डोम इस तरीके से नहीं खुल रहा तो आप इसको मैं क्लोज करके फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। वेब डेवलपर टूल होगा, इंस्पेक्टर्स होते हैं, कंसोल्स होते हैं, नेटवर्क होता है, तो इंस्पेक्टर के थ्रू हम खोल सकते हैं। इसमें जब जावा स्क्रिप्ट jQuery जब पढ़ेंगे तो हमें कंसोल का और डिबगर का भी बहुत इस्तेमाल होगा। नेटवर्क एक करके यूज़ आता है डोम के अंदर ही। इस पेज को रीलोड, इसको लोड होने में कितना सेकंड लगा, कितना टाइम लगा, वो हमें यहाँ पर नेटवर्क में दिखता है। देखो 252 माइक्रो सेकेंड्स हम एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे वेब पेज की स्पीड को भी हमें मेंटेन रखनी है। 1 रिक्वेस्ट जा रही है, कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हुए, कितने KB ट्रांसफ़र हुए और कितने माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हुआ। तो हमें अपने वेब पेज की स्पीड भी मेंटेन करना है कि लोवेस्ट से लोवेस्ट, लो से लो इंटरनेट स्पीड पे भी हमारा वेब पेजेस ओपन होना चाहिए और हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड पे भी ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब किस तरीके से हमारा ये हमने CSS का और जो हमारे जो गार्बेज ऑफ कोडिंग हो रही थी वो हमने इसमें रिमूव कर दिया। हमारे HTML के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा गार्बेज ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था वो हमने अब स्टाइल शीट में डिफाइन करके हमने रिमूव कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर हमें इनलाइन कोड और ऑन पेज स्टाइल शीट को आपको अवॉइड करना है हर हालत में। आपको स्टाइल .css एक फ़ाइल लेनी है, एक .css की एक फ़ाइल लेनी है और उसमें ही डिफ़ाइन करना है हर हालत में। क्यों? क्योंकि CSS जो आई है वो इसलिए ही आई है ताकि आपको गार्बेजिंग ना करना पड़े। और गार्बेजिंग अगर आप ऑनलाइन इनलाइन अगर आप CSS की कोडिंग लिखते हैं और ये ऑन पेज अगर CSS की कोडिंग लिखते हैं, मतलब अगेन आप है ना वही गलती करते हैं जो जब है ना CSS अवेलेबल नहीं थी तो हम HTML टैग्स के फॉर्मेट में पूरी स्टाइलिंग करते थे, तो आप सेम मिस्टेक करेंगे। तो हम कभी भी हम इनलाइन और ऑन पेज आप स्टाइलिंग नहीं करेंगे। आप हमेशा स्टाइलिंग के लिए एक .css फाइल ही लेंगे और उसका रेफरेंस सब जगह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और कंप्रेस से कंप्रेस्ड उसको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा कंप्रेस से कंप्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस्ड आपके पास कोडिंग होना चाहिए CSS की और HTML की। HTML की तो आपको जो आउटपुट दिखाना है वही दिखाना पड़ेगा, लेकिन CSS को भी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए भी एक कोडिंग स्टाइल होती है जिसमें हम कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एज वेल एज हम
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई आपको विदाउट कोडिंग या विदाउट प्रोग्रामिंग आपको आप है ना हर चीज़ बना सकते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमें एक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास उसके टूल्स होने चाहिए, औजार्स होने चाहिए। तो इसके भी कई सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं, या आप अपना खुद का टूल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए खुद का एक टूल्स बना के रखा हुआ है कि क्लाइंट के नीड्स पे मैं वहाँ पर है ना उसको चॉइसेस दे रखे हैं कि भाई पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऑटोमेटिक सीएसएस उसके बैकएंड में जनरेट होती है। मतलब मेरे पास चॉइस ऑफ थीम्स हैं, मैं कोई एक थीम्स का सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक वहाँ पर सीएसएस पे जाके उसको लग जाती है। इट मीन्स कि हम डिफाइन कर सकते हैं उसको, कस्टमाइज जितना ज़्यादा आप ऑटोमेटेड बना सकते हैं उतना अच्छा। तो आपको अपने क्लाइंट्स के लिए कोडिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। अगले क्लाइंट्स के लिए आपने गए, उसके अंदर कोडिंग ना करते हुए आपने एक पूरा उसका कोडिंग ना करते हुए उसका एक जीयूआई एक सिस्टम बना लिया, जहाँ पर आप चेक बॉक्स टिक कर रहे हैं, वैल्यूज़ दे रहे हैं और ऑटोमेटिक उसकी सीएसएस कोडिंग जनरेट हो रही है। तो इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसका मैंने टूल बना लिया, एक जीयूआई बेस्ड टूल बना लिया भाई। जैसा कि एक हमारे पास प्रीवियसली में एक एग्जांपल भी है कि पहले हमें हर चीज़ कमांड लिख के हम ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते थे। आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया होगा, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस पहले एक आता था, लाइनेक्स में भी कमांड लाइन आता था, यूनिक्स। फिर यूनिक्स और डॉस ने अपना जीयूआई बेस्ड बनाया, मतलब उस कमांड के बजाय उन्होंने जीयूआई बेस्ड बनाया। तो जाहिर सी बात है हम ऐसा सीएसएस स्टाइलिंग के लिए भी हम जीयूआई बेस्ड बना सकते हैं। हम सीधे सीधे जीयूआई में हम एक जीयूआई बना लें, जहाँ पर हम जीयूआई के बेस्ड पे हम उसकी थीमिंग सिर्फ चूज़ करें, उसके चॉइसेस लें, एक प्री डिफाइंड हो और एक कस्टमाइज हो। जैसे ही हम जनरेट सेव सीएसएस करें, सेव स्टाइलिंग करें, तो ऑटोमेटिक उसकी सीएसएस जनरेट हो जाए और वो फाइल जाके सेव हो जाए, तो हमें कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही एचटीएमएल के साथ क्या होगा वो भी हम उसमें देखेंगे बैकएंड प्रोग्रामिंग के। जब हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, बैकएंड प्रोग्रामिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा सर्वर साइड कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा एक जो सेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सेशन स्टार्ट होगा, तो उसको आपको समझने में ईजी हो जाएगा कि हम कौन सी चीज़ क्या बोलना चाह रहे हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, ऐसे हमारे पास टूल्स बना लेना है। कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी तो हमें उसके या तो प्लग बना लेना है या टूल बना लेना है, ताकि हम उसको फ्यूचर एस्पेक्ट्स में रीयूज़ कर सकें। हम यहाँ पर हर चीज़ रीयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोडिंग रीयूज़, हर चीज़ रीयूज़ 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 रीयूज़। तो हमें अगले अगले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी जो हम प्रीवियसली जो कोडिंग लिख चुके हैं, तो कोई भी लाइन ऑफ कोड रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। उसका एक तरीका होता है, उसकी एक मेथड होती है, तो वो हम तरीका आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेफिनेशन है उसकी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप जब सीखेंगे आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो अलर्ट्स मिलता रहे। जो भी अपकमिंग चैप्टर्स के टॉपिक आपको हम जो बताएंगे, जो भी अपकमिंग आएगा वो आपको पता चलता रहे। और जितने भी उसके अलर्ट्स हैं, प्रैक्टिस सेट ज़रूर करते रहिएगा। प्रैक्टिस आप देखें नहीं देखें, उसको चलाएं ना चलाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा ही असाइनमेंट सेट भी होगा, असाइनमेंट जिसमें हम आपको कोई असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को करना रहेगा। इसके लिए हम कोई पोर्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास उसका पोर्टल है, उस पोर्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको डाउट हो, डाउटफुल हो, जो मेरी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो, तो वो मेरी वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी टॉप पर आपको दिख रही होगी, चेक माई कंप्लीट प्रोफाइल एट, ये आपको दिख रही होगी, चेक माई कंप्लीट प्रोफाइल एट www.zubair.com, जहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीज़ें मुझे आती हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। उसको रेगुलर बेसिस पे मैं उसको अमेंडमेंट करता रहूँगा। आप उस पर अगर कमेंट्स करके आपको और मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अपनी प्रोफाइल में अमेंडमेंट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ जो आपको जो एक पोर्टल का एक सिस्टम मिलेगा, जहाँ पर आप मेरे जो कोर्सेज हैं उसके बारे में लर्न करने के लिए आप वहाँ पर एक सिस्टमेटिक कोर्स का फॉर्मेट मिल जाएगा, जहाँ पर आप मेरे सारे कोर्सेज को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपको असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे, लाइव चैप्टर्स होंगे, लाइव प्रोग्राम्स होंगे, वो आपको वहाँ पर दिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।